1 अक्टूबर था और ठंडी शरद ऋतु की हवा बह रही थी, जिससे मुझे लगा कि आखिरकार पतझड़ आ गया है, साल का मेरा पसंदीदा समय। यह पहली बार था जब मेरा बॉयफ्रेंड कार्टर और मैं अपने नए घर में साथ रह रहे थे। मैं उसे एक दिन काम से घर आने से पहले पतझड़ और हैलोवीन के लिए कुछ सजावट करके आश्चर्यचकित करना चाहती थी। मैं अपने घर को पतझड़ के लिए अच्छा दिखाना चाहती थी, इसलिए मैं मार्शल्स नामक एक स्टोर और कुछ अन्य जगहों पर खरीदारी करने गई। मैंने ऑनलाइन भी देखा, खासकर फेसबुक मार्केटप्लेस पर। मैंने पतझड़ की सजावट के लिए खोज की और बहुत सारी शरद ऋतु की चीजों से भरे एक बड़े हरे रंग के बॉक्स की तस्वीर मिली। यह वाकई दिलचस्प लग रहा था। मैंने और जानने के लिए कुछ पर क्लिक किया और उसमें लिखा था कि पतझड़ की सजावट के एक बड़े बॉक्स में रखी हर चीज बहुत कम कीमत पर बेची जा रही थी। पूरा बॉक्स सिर्फ $20 का था, जो कि एक बढ़िया डील है। विज्ञापन के नीचे यह भी लिखा था कि वे घर की दूसरी चीजें भी बेचना चाहते हैं। मुझे लगा कि उसकी प्रोफाइल देखना एक अच्छा विचार होगा, इसलिए मैंने उस पर क्लिक किया और देखा कि वह और क्या बेच रहा था। उसके पास बिक्री के लिए अजीबोगरीब चीजें थी। एक नया आईफोन था जिसकी कीमत उसने $700 बताई, कुछ महिलाओं के कपड़े और कुछ क्रिसमस की सजावट। और भी चीजें थीं, लेकिन मैंने उन सभी को नहीं देखा। प्रोफाइल बहुत सरल थी और उसमें ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया था। उस आदमी का नाम कोडी था और उसकी प्रोफाइल तस्वीर में सिर्फ एक आदमी के सिर पर एक ग्रे ट्रकर की टोपी दिख रही थी, लेकिन आप उसका चेहरा नहीं देख सकते थे क्योंकि टोपी नीचे की ओर खींची हुई थी। प्रोफाइल के पीछे बड़ी तस्वीर में झील की धुंधली तस्वीर थी। मैंने उसे एक संदेश भेजा और उसने बहुत जल्दी जवाब दिया। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि एक बॉक्स में किस तरह की सजावट है और उसने कहा कि बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, जैसे टेबल के लिए सामान और बाहर के लिए चीजें। मैं बहुत खुश हुआ और उससे कहा कि अगर वह फ्री होगा तो मैं आज उन्हें देखने आऊंगा। उसने कहा कि वह काम के बाद रात 9 बजे के आसपास घर आएगा और उसने मुझे अपना पता दिया। मैंने गूगल मैप्स पर पता चेक किया। शहर बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन घर ठीक लग रहा था। तस्वीर में ड्राइववे में 2 कारें खड़ी थीं और यार्ड अच्छा लग रहा था। इसलिए मैंने उस लड़के से मिलने का फैसला किया। मैंने अपनी दोस्त सैली को सुरक्षा के लिए साथ चलने के लिए कहा। मैंने उसे शहर के दूसरे हिस्से से उठाया और फिर हम कोडी में उस लड़के के घर गए। सैली और मैंने 30 मिनट की ड्राइव की और रास्ते में हमने बातें की और साथ में कुछ मौज-मस्ती की। जब हम बड़ी सड़क से उतरकर उस शहर में पहुंचे जहां घर था, तो सैली ने मजाकिया टिप्पणियां करना शुरू कर दिया कि शहर बहुत अच्छा नहीं है। वह बस हमें हंसाने के लिए मजाक कर रही थी, लेकिन हर कोई जानता है कि शहर सबसे अच्छी जगह नहीं है। रात का समय था, इसलिए हम चमकदार स्ट्रीट लाइट और कुछ दुकानों के संकेतों के अलावा ज्यादा कुछ नहीं देख पा रहे थे। जैसे ही हम गाड़ी चला रहे थे, कप होल्डर में मेरा फोन बज उठा। जब हम लाल बत्ती पर रुके, तो मैंने अपने फोन को देखा और कोडी का एक संदेश देखा। उसने कहा कि जब हम पहुंचेंगे तो हम तुरंत अंदर आ सकते हैं। मैंने इसे सैली को दिखाया और वह वास्तव में आश्चर्यचकित थी। हम दोनों को लगा कि यह थोड़ा अजीब है, लेकिन फिर भी हमने दरवाजे की घंटी बजाने का फैसला किया। जब हम घर की ओर बढ़े, तो हमने देखा कि बाहर कोई कार खड़ी नहीं थी। घर में बहुत अंधेरा था और पर्दे बंद होने के कारण हम अंदर मुश्किल से देख पा रहे थे। मैंने कोडी को संदेश भेजा कि हम यहाँ हैं और उसे सामने आने के लिए कहा। सैली और मैं घर को देखते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। अचानक हमने देखा कि खिड़कियों में से एक पर पर्दा थोड़ा सा हिल रहा था, जिसका मतलब था कि कोई हमें देख रहा था। लेकिन जैसे ही हमने देखा, पर्दों में से खुलने वाला हिस्सा फिर से बंद हो गया। थोड़ी देर बाद सामने का दरवाजा खुला और मुझे कोडी का एक संदेश मिला, जिसमें लिखा था, मैं दरवाजे पर हूँ, आप अंदर आ सकते हैं। इससे मुझे थोड़ी घबराहट हुई,
लेकिन मैं खुश था कि सैली मेरे साथ थी। हम दोनों मेरी कार से बाहर निकले और दरवाजे की ओर चल पड़े। बहुत करीब जाने से पहले मैंने कोड़ी का नाम कुछ बार पुकारा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। सैली ने चुपचाप सुझाव दिया कि हमें चले जाना चाहिए। मैं थोड़ा आगे चला गया और कोड़ी को बहुत जोर से पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सैली की ओर मुड़ा और फुसफुसाया, चलो चले। इसलिए हम कार की ओर वापस जाने लगे। अचानक मैंने एक आदमी को यह कहते हुए सुना, ओह हाँ, मैं यहाँ हूँ। हमने पीछे देखा और एक आदमी को दरवाजे के चारों ओर झांकते हुए देखा, लेकिन हम उसे केवल आधा ही देख पाए। उसने हमें अंदर आने के लिए इशारा किया। सैली और मैं सावधानी से उसकी ओर बढ़े और जैसे ही मैं करीब गया, उसने दरवाजा चौड़ा खोला, लेकिन फिर हम उसे और नहीं देख पाए। हम सीढ़ियों से ऊपर गए और घर में प्रवेश किया, सामने का दरवाजा खुला छोड़ दिया और तुरंत हमें एक तेज गंध महसूस हुई। यह बूढ़े आदमी के घर से आने वाली नरम, भुलक्कड़ गंध के साथ मिलकर एक तरह की बदबूदार गंध थी। हम दूसरे कमरे में जाने वाले बड़े, भारी कदमों की आवाज सुन सकते थे और फिर हमने उसे यह कहते हुए सुना, यह यहाँ है, यहाँ आओ। उसकी आवाज वाकई बहुत गहरी थी और यह थोड़ी डरावनी लग रही थी। मैंने सुनिश्चित किया कि सैली अगले कमरे में जाने से पहले मेरे ठीक बगल में हो। हमने एक बहुत ही अजीब कमरा देखा जो थोड़ा अंधेरा था। कालीन एक उदास गुलाबी लाल रंग का था और दीवारों पर धारियां थी। फर्नीचर बहुत पुराना लग रहा था। कमरे में बहुत बुरी गंध आ रही थी, जैसे कुछ बहुत गड़बड़ हो। कमरे के बीच में एक लाल बॉक्स था जिस पर हरा ढक्कन था और एक कोड़ी आदमी बॉक्स के ठीक ऊपर खड़ा था। यह पहली बार था जब मैंने उस आदमी को स्पष्ट रूप से देखा और वह बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मुझे बॉक्स खोलने के लिए कहा। मैंने देखा कि बॉक्स फेसबुक पर देखी गई तस्वीर में हरे रंग के बॉक्स जैसा नहीं दिख रहा था। यह एक अलग आकार का भी था। मैंने उसे खुद ही इसे खोलने के लिए कहा और उसने कहा, तुम मजेदार नहीं हो। इस पर सैली और मैं सामने के दरवाजे की ओर वापस चले गए। लेकिन जब उसने कंटेनर खोला और बहुत बुरी गंध आई, तो हम जल्दी से मुड़े और बिना पीछे देखे कार की ओर भागे। सैली मुझसे तेजी से चलने के लिए कहती रही। जब तक मेरी कार चलने के लिए तैयार हुई, मैंने देखा कि घर का सामने का दरवाजा पहले से ही बंद था। मुझे यकीन नहीं है कि वह फिर से खिड़की से हमें देख रही थी या नहीं। हम बहुत तेजी से चले गए। हम कभी नहीं देख पाए कि उस बॉक्स के अंदर क्या था, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि यह निश्चित रूप से सजावट के लिए नहीं था। मैंने कार्टर को एक खास जगह के बारे में बताया, लेकिन जब उसने पूछा कि वह कहाँ है, तो मैंने कहा कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए। उसने वादा किया कि वह नहीं जाएगा, बस घर देखना चाहता था। इसलिए मैंने उसे पता दिया। अगले दिन वह सामान्य से देर से काम से घर आया और कहा कि वह घर गया था। एक बूढ़ी महिला ने दरवाजा खोला और कहा कि वह वहां अकेले रहती है। उसने मुझ पर विश्वास किया क्योंकि मैंने उसे फेसबुक पर एक आदमी के साथ अपने सभी संदेश दिखाए और उसमें उसका पता भी था। लेकिन जब हमने पता जांचा, तो हमें पता चला कि उस पते की मालिक एक 60 वर्षीय महिला है। यह मेरे लिए वाकई डरावना और भ्रमित करने वाला समय था। अब जब मैं ऑनलाइन चीजें खरीदता हूं, तो मैं सुनिश्चित करता हूं कि लोगों के घर न जाऊं। यह 2019 में हुआ था और मुझे यह अच्छी तरह याद है क्योंकि वह साल था जब मैं उत्तरी कैरोलिना के एशविले में अकेला रहता था। मैं एक छोटी नौकरी के लिए वहां गया था और यह पहली बार मेरा अपना घर होने का मौका था। मैं 22 साल का था और मैंने अभी अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। मैं शहर के ठीक बीच में एक अपार्टमेंट में रहता था। मैं अपनी जरूरत की कई जगहों पर पैदल जा सकता था, लेकिन जब मैं कहीं घूमना चाहता था या कहीं दूर जाना चाहता था, तो मेरे पास अपनी कार भी थी। एशविले और उत्तरी कैरोलिना के बारे में एक चीज जो मुझे बहुत पसंद आई,
वह थी वहां कितने सारे हाइकिंग ट्रेल्स थे। मैंने शहर में बहुत सारी जगहों का दौरा किया था, लेकिन मैं अभी तक ड्यूपॉन्ट स्टेट फॉरेस्ट नहीं गया था। इसलिए एक दिन मैंने वहां जाने का फैसला किया। मैं एशविले के पास एक पार्क में जाने के लिए लगभग 1 घंटे तक गाड़ी चलाता रहा। यह अक्टूबर का बुधवार था और पेड़ों पर पत्ते रंग बदलने लगे थे, जिससे यह हाइकिंग के लिए एक बढ़िया समय था। चूंकि मुझे उस दिन काम नहीं करना था और बाकी सभी को काम करना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अकेले ही हाइकिंग कर सकता हूं। जब मैं पार्क में पहुंचा तो मैंने अपनी कार पार्क करने के लिए एक जगह ढूंढी और एक पगडंडी की शुरुआत की तलाश की। मैं अकेले ही एक शांत रास्ते पर टहलने लगा। आसमान में बादल छाए हुए थे और उस हफ्ते बहुत बारिश हुई थी। मैं ट्रिपल फॉल्स और हाई फॉल्स नामक कुछ खूबसूरत झरने देखना चाहता था और मुझे पता था कि इतनी बारिश के बाद वे और भी शानदार दिखेंगे। मैं लगभग 0.4 मील की छोटी दूरी तक चला और फिर मुझे ट्रिपल फॉल्स देखने को मिला, जो वाकई अद्भुत था। क्या आप जानते हैं कि हंगर गेम्स फिल्म का एक हिस्सा वहां फिल्माया गया था? मैंने थोड़ी देर एक चट्टान पर बैठकर कुछ वीडियो और तस्वीरें ली। जब मैं वहां था, मैंने रास्ते में एक महिला को देखा जो मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसे हाथ हिलाकर अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा, लेकिन वह मुड़ गई और जंगल में चली गई जब तक कि मैं उसे और नहीं देख पाया। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मैं थका हुआ नहीं था क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी चढ़ाई शुरू की थी, इसलिए मैं ज्यादा देर तक नहीं बैठा। मैं उठा और वापस रास्ते पर चला गया। मैं झरने के पास फिसलन भरी चट्टानों पर चढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं रास्ते पर चलता रहा। थोड़ी देर बाद मैं झरने के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गया, जिसे हाई फॉल्स कहा जाता है। मैंने वहां कुछ और तस्वीरें और वीडियो लिए और थोड़ी देर के लिए एक सूखी चट्टान पर बैठ गया। जब मैंने फिर से रास्ते पर एक महिला को देखा तो ऐसा लगा जैसे मैंने उसे पहले भी देखा है। वह फिर से मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन इस बार मैंने नमस्ते नहीं कहा। मैंने अपने फोन पर देखा ताकि ऐसा लगे कि मैंने उसे नहीं देखा। लगभग 10 सेकंड के बाद मैं फिर से ऊपर देखने से खुद को रोक नहीं पाया और वह जा चुकी थी। मुझे लगता है कि वह लगभग 55 साल की थी और उसके छोटे बाल थे जो हल्के भूरे सुनहरे रंग के थे। मैंने दूर एक लड़की को देखा और मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही थी, लेकिन मैंने तय किया कि मैं उसी तरह नहीं जाना चाहता था जैसे वह जा रही थी। इसलिए मैं उसी तरह चलता रहा जैसे वह चल रही थी, जब तक कि मैं रास्ते पर एक शांत जगह पर नहीं पहुंच गया जिसे कवर्ड ब्रिज कहा जाता है। वहां मैं कुछ अच्छी तस्वीरें और वीडियो लेने के लिए रुका। मैंने पानी का एक घूंट लिया और पुल की ओर देखा, जिस पर मैं अभी अभी चला था। मैंने वहां एक महिला को खड़ा देखा, जिस पर मैंने फोटो और वीडियो लेना शुरू करने से पहले ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज भी नहीं सुनी। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने कुछ गलत किया हो। मैं वाकई परेशान महसूस कर रहा था। मैंने उससे माफ करें कहकर बात करने की कोशिश की, लेकिन वह मुड़ी और तेजी से चली गई। मुझे लगा कि उसकी उम्र के किसी व्यक्ति का इतनी तेजी से चलना अजीब है। मुझे चिंता होने लगी कि उसे मदद की जरूरत हो सकती है, लेकिन मैंने उसके पीछे न भागने का फैसला किया। मैंने पुल के किनारे थोड़ी देर तक देखा, लेकिन फिर मैंने वापस जाने का फैसला किया। मैं लगभग 45 मिनट से चल रहा था और मुझे अपनी कार तक वापस पहुंचने में और 45 मिनट लगेंगे। जब मैं उसी रास्ते से वापस जा रहा था जिस रास्ते से आया था, मैंने एक छोटी उम्र की महिला को अपने कुत्ते के साथ चलते हुए देखा। मैं एक महिला से बात करना चाहता था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या उसने किसी बड़ी उम्र की महिला को चलते हुए देखा है। उसने कहा नहीं। फिर मैंने उसे बताया कि कैसे मैं एक बूढ़ी औरत को देखता रहता था जो अचानक प्रकट होती, मेरी तरफ देखती और फिर चली जाती। जिस महिला से मैं बात कर रहा था उसे यह बहुत अजीब लगा और वह हंसने लगी।
मैं उसे बहुत देर तक परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए हम दोनों के हंसने के बाद मैं अपने रास्ते पर चला गया। जैसे ही मैं नीचे गया, मुझे थोड़ी चिंता हुई कि मैं उस महिला को फिर से कहीं छुपते हुए देख सकता हूं। लेकिन नीचे जाते समय सब कुछ शांत था। मैंने एक और व्यक्ति को देखा जिसने मेरी तरफ मुस्कुराया और विनम्रता से सिर हिलाया। इसके बाद मैं बिना किसी परेशानी के अपनी कार में वापस आ गया। बाद में मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ डेट पर गया। हम कद्दू मसाला बियर पीने और बेसबॉल गेम देखने के लिए अपने पसंदीदा बार में गए। मैंने उसे उस महिला के बारे में बताया जिसे मैंने ट्रेल पर देखा था और उसे यह मजेदार लगा क्योंकि यह एक मजेदार कहानी की तरह लग रहा था। इसके बाद मैं घर चला गया। उस रात बाद में जब मैं बिस्तर पर था तो कुछ अजीब हुआ। मैं आमतौर पर बहुत गहरी नींद सोता हूं और रात के बीच में नहीं उठता, लेकिन इस बार मैं जाग गया। जब मैं अभी भी जाग रहा था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं कहाँ हूं, मैंने अपने बिस्तर के अंत में शोर सुना। जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि वहां एक महिला खड़ी थी। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर विस्फोट हो रहा है। मैं बहुत जोर से चिल्लाया और मुझे यकीन है कि मेरे पड़ोसियों ने मेरी आवाज सुनी होगी, भले ही उनकी खिड़कियां बंद हों। मैं अपने बिस्तर के अंत में खड़ी एक महिला से दूर जाने के लिए अपने बिस्तर पर चढ़ने लगा, लेकिन फिर वह पलट गई और कमरे से बाहर चली गई। मैंने चिल्लाना बंद कर दिया क्योंकि मुझे सांस लेने और अपने तेज दिल को शांत करने की जरूरत थी। मैंने लैंप चालू किया और यह देखने के लिए चिल्लाया कि वहां कौन है। मैंने ध्यान से सुना, लेकिन वहां बहुत सन्नाटा था। मैंने अपने बिस्तर के बगल में नाइट स्टैंड से चाकू उठाया और बिस्तर से कूद गया। मैंने सभी लाइटें चालू कर दी जब तक कि अपार्टमेंट का हर कमरा रोशन न हो जाए। आसपास कोई नहीं था। मैंने कोठरी में सोफे के पीछे और बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। इसलिए मैंने अपने पिता को फोन किया क्योंकि मैं वास्तव में उन्हें बताना चाहता था कि क्या हुआ था। जब उन्होंने फोन उठाया तो वे चिंतित लग रहे थे। जब मैंने उसे बताया कि मैंने क्या देखा तो उसने कहा कि हो सकता है कि मैंने यह कल्पना की हो, क्योंकि मैं अभी भी थोड़ी नींद में था। उसने कहा कि शायद मैं अभी तक पूरी तरह से जागा नहीं था, इसलिए मैंने जो देखा वह शायद वास्तविक नहीं था। मुझे लगा कि वह शायद सही था, लेकिन इससे जो मैंने देखा वह कम डरावना नहीं हो गया। फिर मैंने उसे पार्क में देखी गई महिला के बारे में बताया और कैसे मेरे बिस्तर पर छाया बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी। उसने कहा कि इससे उसका यह विचार सिद्ध हो गया कि मेरे दिमाग ने दिन में पहले ही वह छवि बना ली थी। उस रात मैं वापस सोने चला गया और अपने बेडरूम के दरवाजे के सामने अपना ड्रेसर रख दिया ताकि सुरक्षित महसूस कर सकूं। ठीक 2 दिन बाद मेरी मां ने मुझे बताया कि जर्मनी में उसकी बहन का निधन हो गया है। मैं अपनी चाची से कभी नहीं मिला था क्योंकि वह और मेरी मां लंबे समय से दूर थे और वह 25 से अधिक वर्षों से जर्मनी से बाहर नहीं गई थी। मेरी मां और चाचा एक अंतिम संस्कार के लिए जर्मनी गए थे। जब मेरी मां घर वापस आई तो मैंने एक कार्ड देखा जिस पर मेरी चाची की तस्वीर थी। इससे मुझे बहुत अजीब लगा, जैसे मेरे हाथ और पैर अब मेरा हिस्सा ही नहीं थे। मुझे ऐसी चीजें दिखने लगी जो वास्तव में वहां नहीं थी, क्योंकि मेरी चाची एक महिला की तरह दिख रही थी जिसे मैंने उस दिन रास्ते में और अपने बिस्तर के पास देखा था। इस कहानी ने वास्तव में मेरे पूरे परिवार को चौंका दिया। यह विशेष रूप से अजीब था क्योंकि मैंने अपने पिता को ऐसी चीजें देखने के बारे में बताया जो वास्तव में वहां नहीं थी, इससे पहले कि हम यह सुनते कि मेरी चाची की मृत्यु हो गई है। मैं एक कैथोलिक परिवार में पला बढ़ा, लेकिन एक निश्चित समारोह के बाद मुझे अब बहुत धार्मिक महसूस नहीं हुआ। लेकिन यह अनुभव मुझे सिहरन देता है और मुझे इस बारे में बहुत सोचने पर मजबूर करता है कि मैं वास्तव में क्या मानता हूं। मेरे दोस्त कार्लोस और मुझे साथ में मूर्खतापूर्ण चीजें करना बहुत पसंद है। हम 10 साल की उम्र से दोस्त हैं और जब हम 21 साल के हुए
तो हम साथ रहने लगे। हम जॉर्जिया के ब्रंसविक नामक एक छोटे से शहर में रहते थे, जहां हम दोनों बड़े हुए। यह बड़ा होने के लिए एक अच्छी जगह थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें यह थोड़ा उबाऊ लगने लगा। यह अभी वास्तव में मायने नहीं रखता। जब हम उस शहर में रहते थे, तो वहां एक डरावना पुराना घर था जो बाकी सभी घरों से बहुत अलग दिखता था। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत पहले बना था और अब वहां कोई नहीं रहता। मेरे दोस्तों और मुझे वहां क्या हुआ होगा, इस बारे में कहानियां बनाना पसंद था। अक्टूबर का महीना था और हर कोई हैलोवीन की तैयारी कर रहा था। लोग भूतिया घरों और मकई की भूल भुलैया जैसी डरावनी जगहों पर जा रहे थे। मेरे दोस्त और मुझे लगा कि शुक्रवार की रात को किसी पुराने घर में घुसकर चारों ओर देखना रोमांचक होगा। अपना काम खत्म करने के बाद हमने कुछ फास्ट फूड और ड्रिंक्स लिए और फिर अपनी कार सड़क के किनारे पार्क कर दी ताकि कोई हमें ना देखे। हम अपने साथ बेसबॉल बैट भी लाए थे, बस किसी भी स्थिति के लिए। उस इलाके में घर एक दूसरे से काफी दूर थे, इसलिए हर यार्ड बड़ा था। इसका मतलब था कि हम बिना किसी की नजर में आए आसानी से घूम सकते थे। हमने सोडा के कुछ डिब्बे लिए और उन्हें अपने बैकपैक में रख लिया। मुझे नहीं पता कि हमने उन्हें वहां क्यों पीने के बारे में सोचा, लेकिन हमने अपने बेसबॉल बैट भी बैकपैक के साइड में रख लिए। हम नहीं चाहते थे कि कोई हमें रात में बेसबॉल बैट के साथ देखे, क्योंकि यह बुरा लग सकता था। इसलिए हम चुपचाप सड़क पर चले गए, बस एक दूसरे से धीरे धीरे बात करते हुए। घर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, शायद 5 मिनट। यहां बहुत अंधेरा था क्योंकि इस घर और सड़क के उस पार वाले घर में कोई लाइट नहीं थी। सड़क पर कोई लाइट नहीं थी, इसलिए हम उन घरों से थोड़ी बहुत रोशनी ही देख पा रहे थे जिनमें लाइट जल रही थी। हमने देखने के लिए अपनी टॉर्च का इस्तेमाल किया। सामने का यार्ड गंदगी के बड़े बड़े ढेरों से भरा हुआ था और अलग अलग जगहों पर कुछ घास उग रही थी। चारों ओर बहुत सारे खरपतवार भी थे। हम पीछे के यार्ड में चले गए क्योंकि सामने से अंदर जाने का कोई मतलब नहीं था। हमें आश्चर्य हुआ कि पीछे का दरवाजा पहले से ही खुला था। घर पूरी तरह से बंद नहीं था और खिड़कियां ठीक थी। हालांकि यह ठीक लग रहा था, लेकिन हमें पता था कि अब वहां कोई नहीं रहता। हर कोई घर के बारे में जानता था। हम अंदर गए और हमारी टॉर्च के बिना देखना वाकई मुश्किल होता। घर आसपास के कुछ दूसरे घरों से बड़ा था, लेकिन अंदर से यह छोटा लग रहा था। वहां बहुत सारे छोटे कमरे थे, जिससे यह एक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। कार्लोस दूसरे कमरे में चला गया और मैं अकेली थी। मैंने उसे यह कहते हुए सुना, अरे यहाँ अभी भी बहुत सारा फर्नीचर है। मैंने जवाब दिया, हाँ, ऐसा लगता है कि कोई बहुत जल्दी चला गया। सब कुछ पुराना लग रहा था, जैसे मेरी दादी के घर का फर्नीचर जिसका लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है। मैं पहली मंजिल पर थोड़ा और घूमा और एक छोटा सा हॉलवे मिला जिसमें कुछ दरवाजे थे। ये दरवाजे बेडरूम में जाते थे। मैंने एक बेडरूम का दरवाजा खोला और यह वास्तव में छोटा था। बिस्तर इतना बड़ा था कि उसने लगभग पूरे कमरे को भर दिया। मैंने ड्रेसर के दराजों की जांच की, लेकिन वे सभी खाली थे। कोठरी गंदी थी और उसमें ज्यादातर सामान कचरा जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ पुराना फर्नीचर था जो अच्छा लग रहा था। मैंने कार्लोस को यह कहते हुए सुना कि वह ऊपर जा रहा है और मैंने कहा कि यह ठीक है। हम बात कर रहे थे ताकि हर कोई हमें सुन सके। पहली मंजिल पर एक और छोटे बेडरूम में देखने के बाद मैं वापस हॉलवे में चला गया। वहां 2 और दरवाजे थे। एक बाथरूम में जाता था। जब मैंने आखिरी दरवाजा खोला तो मैंने सीढ़ियों का एक लंबा सेट देखा जो बेसमेंट में जाता था। मैंने सोचा क्यों नहीं, और सीढ़ियों से नीचे चलना शुरू कर दिया। जब मैंने उन पर कदम रखा तो वे तेज आवाज कर रहे थे। जब मैं लगभग आधे रास्ते पर था तो मैंने नीचे से एक हल्की रोशनी चमकती हुई देखी। मैंने अपनी टॉर्च बंद कर दी,
लेकिन मैं अभी भी नीचे से थोड़ी रोशनी आती हुई देख सकता था। मुझे बस एक समझदार व्यक्ति की तरह पीछे मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन मैं अक्सर मूर्खतापूर्ण निर्णय लेता हूं। अगर कोई डरावनी फिल्म होती तो शायद मैं सबसे पहले डर जाता। इसलिए मैंने अपनी टॉर्च बंद कर दी और सीढ़ियों से नीचे उतरता रहा। जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने सीढ़ियों के बगल में स्थित दीवारों और बाकी तहखाने को देखा। मैंने देखा कि कमरे में बस थोड़ी सी रोशनी थी। एक मेज पर 2 लंबी मोमबत्तियां थीं, लेकिन पहली चीज जो मैंने देखी वह उसके बगल में एक रॉकिंग चेयर थी। कुर्सी आगे पीछे हिल रही थी क्योंकि उस पर कोई बैठा था और वह व्यक्ति सीढ़ियों से दूर मुंह करके बैठा था। मुझे कुर्सी पर सिर्फ एक हाथ दिखाई दे रहा था। मैं वास्तव में वहां से जाना चाहता था, इसलिए मैं बिना कोई आवाज किए चुपके से सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। हर छोटी सी आवाज से मैं डर जाता था। जब मैं आधी चढ़ाई पर था तो मैंने वापस नीचे देखा और मोमबत्तियों की हल्की रोशनी देखी। मैं सावधानी से सीढ़ियों से ऊपर गया, कोशिश करते हुए कि कोई आवाज न हो। मैं लगभग शीर्ष पर पहुंच गया था, लेकिन एक सीढ़ी से बहुत तेज चरमराहट हुई। मैं रुक गया और अपने दांतों को कसकर काट लिया। आखिरकार मैं आखिरी कुछ सीढ़ियां चढ़ गया और ऊपर पहुंच गया। जब मैं दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ा तो मैंने देखा कि वहां पूरी तरह से अंधेरा था। मोमबत्तियां बुझने के विचार से मुझे बहुत डर लगा। मैंने चुपचाप दरवाजा बंद किया और घुमावदार संकरे घर से चुपके से गुजरा जब तक कि मुझे ऊपर जाने वाली सीढ़ियां नहीं मिल गईं। मैं नीचे खड़ा था और धीरे से कार्लोस को पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने थोड़ी सी आह भरी और कार्लोस का नाम पुकारते हुए बहुत धीरे से सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। मुझे सीढ़ियों के ऊपर तक चढ़ना पड़ा, बार बार उसका नाम पुकारना पड़ा, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए मैंने कहा, अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो कृपया रुक जाओ। बेसमेंट में कोई है और हमें वहां से निकल जाना चाहिए। इससे उसका ध्यान गया और वह एक अंधेरे कमरे से बाहर आया और पूछा कि क्या मैं गंभीर हूं। मैंने उससे कहा कि मैं बाहर जाकर बात करूंगा, लेकिन मैं गंभीर था। वह मेरे साथ सीढ़ियों से नीचे आया। मुझे अब चुप रहने की परवाह नहीं थी क्योंकि मैं वास्तव में घर से बाहर निकलना चाहता था। हम उस पिछले दरवाजे की ओर जा रहे थे जिससे हम अंदर आए थे, लेकिन जब हम तहखाने के दरवाजे वाली गली से गुजरे तो हम दोनों ने उसके सामने एक आदमी को खड़ा देखा। अब छिपना बंद करने का समय आ गया था। मैं जल्दी से अपनी कार की ओर भागा और हमें वहां पहुंचने में सिर्फ आधा मिनट लगा। जब तक हम वापस आए मैं बहुत थक चुका था। मैं गली से बाहर निकला और घर की ओर चल पड़ा। जब हम कार में थे तो मैंने उन्हें वह सब बताया जो मैंने देखा था। कार्लोस को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। वह कहता रहा, क्या? बिल्कुल नहीं, मेरी तरह ही उसे भी यह वाकई अजीब लगा। मुझे नहीं लगता कि उस घर में वाकई कोई रहता था, लेकिन मुझे लगता है कि तहखाने में कोई छिपा हुआ था। यह एक रहस्य है कि वह कौन था और यह मेरे लिए वास्तव में मायने नहीं रखता था। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं कभी भी उस गली में वापस नहीं जाना चाहता।